नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आप अक्सर ऐसी खबरें सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया या फिर सेना और आतंकवादियों के बीच जम्मू कश्मीर के किसी इलाके में मुठभेड़ चल रही है। ऐसी खबरें आप लगातार सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि ऐसी खबरें अब देश के तमाम लोगों के अंदर कोई भाव पैदा नहीं करती। आप ऐसी खबरों को छोटी खबरें मान लेते हैं और फिर ये सोचकर आराम से सो जाते हैं कि सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो सुरक्षित हैं। जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा निजी जीवन और कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा। हमें लगता है कि यह प्रवृत्ति अब बदलनी चाहिए। इसलिए आज डीएनए में हम बीएसएफ के एक जवान की शहादत की बात करेंगे। कल रात बारामूला में बीएसएफ के एक जवान ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। आपको इस जवान के प्रति आज शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके दिल में इस जवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अब तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज हम अपने शब्दों और भावनाओं से आपके अंदर की सोई हुई देशभक्ति को जगाने की कोशिश करेंगे। इन दिनों हमारे देश में यह बहस हो रही है कि हमें पाकिस्तान से आने वाले खिलाड़ियों, कलाकारों और व्यापारियों के प्रति नाराजगी दिखानी चाहिए या नहीं। कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े फिल्मी कलाकार ये तर्क दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों की आतंकवाद फैलाने में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उन्हें डिस्काउंट मिलना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि यह सही नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कलाकार जो पैसे भारत में कमाते हैं वो कैसे गोली बनकर सीधे हमारे देश के जवानों और लोगों के सीने पर लगते हैं। हमारा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में पाकिस्तान के कलाकारों को डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे हमारे देशभक्त जवानों को वैचारिक चोट लगती है, उनका दिल टूटता है। देश की जनता और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से आज हमारा सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों का बोझ सिर्फ सैनिकों के कंधों पर ही क्यों होना चाहिए। सरहद पर पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहा एक सैनिक खुद से यह सवाल जरूर पूछता होगा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी का पूरा भार सिर्फ वही क्यों उठा रहा है, जबकि हमारे देश में इस माहौल में कई फिल्मकार, कई कलाकार आराम से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ गठबंधन करके फिल्में बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और फायदे का कारोबार कर रहे हैं। इन चुभने वाली बातों के आधार पर आज हम एक डीएनए टेस्ट करेंगे। जरा सोचिए कि अगर सरहद पर मौजूद हमारे जवानों ने भी करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान और देश के नए डिजाइनर नेता अरविंद केजरीवाल की तरह सोचना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। आपको याद होगा, आतंकवादी हाफिज सईद ने राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग से तंग आकर जी न्यूज को शुक्रवार को धमकी दी थी और हमने शुक्रवार को उसकी धमकी को स्वीकार भी किया था, चुनौती को स्वीकार किया था और उसे करारा जवाब दिया था। आज हम हाफिज सईद को एक और जवाब देने वाले हैं। कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग के तहत आज भारत के अंदर हाफिज सईद का एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान प्रेमियों की पोल खुलेगी। आज आपको पता चलेगा कि कश्मीर में हाफिज सईद किस तरह आतंक और नफरत फैलाता है। कश्मीर में आजाद रिपोर्टिंग के दौरान हमें कुछ वीडियोस मिले हैं और ये वीडियो आज देश को ये बताएंगे कि कश्मीर में नफरत कैसे फैलाई गई और कश्मीर 85 दिनों तक कर्फ्यू की जंजीरों में क्यों जकड़ा रहा। ये आज का बड़ा खुलासा है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने अपनी सेना की स्ट्राइक कोर के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। राहिल शरीफ ने स्ट्राइक कोर की तैयारियों का जायजा लिया। स्ट्राइक कोर का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मंगला में स्थित है। इसे पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कोर कहा जाता है। किसी भी जंग की हालत में पाकिस्तान की सेना की ये टुकड़ी सबसे पहले हमला करती है। पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कोर का कारगिल युद्ध में बड़ा रोल था। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार और सेना उकसावे वाले बयान दे रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत सिंधु जल समझौते की एक तरफा समीक्षा नहीं कर सकता है। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी दलों ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते से अलग होता है तो ये उकसावे वाली कार्रवाई होगी। नवाज ने बैठक में एलओसी और कश्मीर के मौजूदा हालात की विपक्षी दलों को जानकारी दी। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक सभी दलों ने नवाज शरीफ को भारत के खिलाफ समर्थन का भरोसा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर मसले का समाधान युद्ध से संभव नहीं है।
पाकिस्तान से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारामूला आतंकवादी हमले की जानकारी दी। इसके अलावा एनएसए डोवल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी गतिविधियों के बारे में बताया। डोवल ने पीएम मोदी को यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी एलओसी में तैनात अपनी सेना से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी चूक की समीक्षा कर रही है या फिर बदले की भावना से कोई कार्रवाई कर सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना के तीनों प्रमुखों के साथ दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की। सीमा पर पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रविवार रात गुरदासपुर में बीएसएफ की चक्री पोस्ट के पास कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पुंछ के शाहपुर, साजिया और मंडी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 नागरिक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है पुंछ सेक्टर में, शाहपुर के इलाके में, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। उधर पाकिस्तान समंदर के सहारे भारत में घुसपैठ की फिराक में है। मल्टी एजेंसी सेंटर ने गुजरात और महाराष्ट्र को अलर्ट किया है। अलर्ट के बाद गुजरात की समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी बंदरगाहों पर मरीन कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। बारामूला में शहीद बीएसएफ के जवान नितिन को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को यूपी के इटावा भेजा गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इन जवानों ने अपने शहादत देके उस कैंपस में जो ये मिलिटेंट है उनके एंट्री को रोका, क्योंकि उनके आने के बाद फिर वो जो है वो उरी या दूसरे ऐसा इंसिडेंट हो सकता था। आतंकवादियों ने कल रात बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया था। इस कैंप में बीएसएफ का भी कैंप है। आतंकियों ने इस दौरान बीएसएफ के पिकेट पर भी ग्रेनेड फेंका, जिसमें जवान नितिन शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल है। सुरक्षा बलों के मुंहतोड़ जवाब की वजह से आतंकी अपने इरादों में सफल नहीं हो सके। पाकिस्तानी कलाकारों से हमदर्दी पर नाना पाटेकर ने सलमान खान को तीखा जवाब दिया है। नाना ने कहा कि मेरे लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में। नाना ने सलमान का नाम लिए बगैर कहा कि बड़े से बड़ा कलाकार हो, लेकिन देश के आगे उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। ये हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में। उधर सलमान खान के बयान पर उनके पिता सलीम खान कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। क्या अभी भी अप्रोच किया जाए कि ये जो बार-बार अटैक हो रहे हैं? नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, अभी भी बार-बार अप्रोच करना जरूरी है क्या? मतलब इस तरह उन्होंने हमारी फिल्में भी बैन करी हैं। सलमान ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन करने को गलत बताया था। सलमान ने कहा था कि वो आर्टिस्ट हैं, टेररिस्ट नहीं, और सरकार से वीजा लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा मर्डर केस के दोषियों की सजा घटा दी है। कोर्ट ने विकास यादव की सजा 30 साल से घटाकर 25 साल और सुखदेव पहलवान की सजा 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को हत्या के सबूत नष्ट करने के जुर्म में 5-5 साल की सजा अलग से दी थी। ये एक वैसा केस नहीं था जिसमें कि आम जो उम्र कैद होती है उससे ज्यादा आप प्रिस्क्राइब करें। नीतीश कटारा विकास और विशाल की बहन का दोस्त था। इसी वजह से दोनों ने किडनैप करके उसकी हत्या कर दी थी। नीतीश की मां ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। 5 साल मेरे ख्याल से तो 10 साल होने चाहिए थे। अगर कंकरेंटली दे रहे थे तो उसको 10 साल तो बढ़ा देते, क्योंकि मेरे बेटे के शरीर को डिस्ट्रॉय किया है इन्होंने, चप्पल जूता डिस्ट्रॉय नहीं किया है। यहाँ मुझे अभी नहीं समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ या लाइफ फॉर लाइफ क्यों नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एससी ने उन अधिकारियों के नाम मांगे थे जिन पर दिल्ली सरकार की तरफ से सत्येंद्र जैन ने डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ अभियान में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मंगलवार तक एफिडेविट देने को कहा था, लेकिन आज सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट से 24 घंटे का और वक्त मांगा। इस बात पर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब लोग मर रहे हैं तो आपको 24 घंटे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कल रात से आप लगातार जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले की खबर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आप अक्सर ऐसी खबरें सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया।
गोलाबारी हो रही है या फिर सेना और आतंकवादियों के बीच किसी इलाके में मुठभेड़ चल रही है। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि ऐसी खबरें अब देश के तमाम लोगों के अंदर कोई भाव पैदा नहीं करती। अब हमें ऐसी खबरों की आदत सी पड़ चुकी है। आप ऐसी खबरों को अब छोटी मोटी खबरें मान लेते हैं और फिर ये सोचकर आराम से सो जाते हैं कि सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि ये प्रवृत्ति अब बदलनी चाहिए। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले हम एक जवान की शहादत की बात करेंगे। कल रात बारामूला में बीएसएफ के एक जवान ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए अपनी जान दी थी। इस जवान की उम्र सिर्फ 24 साल थी। कांस्टेबल नितिन कुमार यादव बीती रात अपने एक साथी के साथ एक पिकेट पर तैनात थे और तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादी राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जवान नितिन यादव ने आतंकवादियों का मुकाबला किया और इस दौरान आतंकवादियों ने नितिन यादव के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए। इसके बाद सेना के जवानों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। हालांकि आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए। कोई भी आतंकवादी ना तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया। आपने गौर किया होगा कि अगर आपके किसी अपने को घर पहुंचने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं। आपके मन में तुरंत कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन जरा उन जवानों के परिवारों के बारे में भी सोचिए जो दिन रात जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सामना करते हैं और फिर देश की रक्षा करते करते एक दिन ऐसे ही शहीद हो जाते हैं। आज आपको यह महसूस होना चाहिए कि शहीदों के परिवार कैसे जिंदगी भर एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार करते रहते हैं, एक कभी ना खत्म होने वाले डर के साये में हमेशा जीते रहते हैं। इस इंतजार के दौरान उनके आंसू तो बहते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर देश से कभी भी कोई शिकायत नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता। यह घटना कल रात को हुई थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने कल रात को यह खबर देखी होगी, सुनी होगी। यह खबर देखने के बाद आप शायद सो गए होंगे। ज्यादातर लोगों ने इस बात का इंतजार नहीं किया होगा कि वो ये एनकाउंटर खत्म होने तक जागते रहे। ज्यादातर लोग सो गए थे। उसके बाद आज सोमवार था, हफ्ते का पहला दिन था। आप तमाम लोग व्यस्त रहे होंगे और लोग सुबह सुबह उठकर अपने काम पर चले गए, अपने कारोबार के बारे में सोचने लगे और फिर इस एनकाउंटर के बारे में और इस शहीद जवान के बारे में शायद हमने सोचना छोड़ दिया। पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। आतंक के आका हाफिज सईद की इस धमकी के 3 दिन के अंदर आतंकियों ने एक बार फिर दुस्साहस किया। उरी की तर्ज पर ही आतंकियों ने बीती रात बारामूला में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश की। इस वक्त हम उस स्टेडियम में खड़े हैं जिस स्टेडियम को पार करके कहा जाता है कि मिलिटेंट्स आए और इस स्टेडियम के बिल्कुल पीछे जो जहलम नदी बहती है और उस जहलम नदी के थ्रू ही वो मिलिटेंट्स इस पूरे इस एरिया को क्रॉस करके, स्टेडियम को क्रॉस करके वो बैक साइड से अगर हम पिकेट दिखा सकें वहाँ पर उन्होंने फायर खोला है और उसके बाद उन्होंने कोशिश की है ये जो वायर लगी है कैंप की इसको काटने की, क्योंकि तलाशी अभियान के दौरान यहाँ पे कुछ वायर कटर्स ज़रूर मिले हैं। लेकिन इस बार सेना तैयार बैठी थी। ऐसा पलटवार किया कि आतंकी दुम दबाकर भाग गए। इस हमले में आतंकियों ने बीएसएफ की पिकेट को भी निशाना बनाया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। कुछ मूवमेंट और उन्होंने उसको चैलेंज किया। चैलेंज करते ही इनके ऊपर फायर आया। फायर का जवाब इन्होंने फायर से दिया, रिटेलिएट किया और ये फायर काफ़ी देर तक चलता रहा। रुक रुक करके ये फायर चल रहा था और जब मिलिटेंट्स ने यूजीबीएल का इस्तेमाल किया और ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह इस्तेमाल किया, बंकर में उन्होंने एम्ड ग्रेनेड लॉन्चर मारा, तो लड़कों ने हमारे सोचा कि अब बंकर से निकल के ही इनके साथ फाइट किया जाए। तो इन्होंने बाहर निकल के फायर करना स्टार्ट किया। उसमें हमारे एक जवान जो हैं नितिन कुमार बहादुरी से वो फाइट कर रहे थे
उनके जो है वो ग्रेनेड ब्लास्ट होने से स्प्लिंटर इंजरी हुई। अनफॉर्चुनेटली कांस्टेबल नितिन कुमार के सीरियस इंजरी होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए और सकम्ब कर गए। ही गॉट मार्टर्ड। इस आतंकी हमले में शहीद बीएसएफ के जवान नितिन यादव को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। 24 वर्ष के नितिन उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे। नितिन 3 वर्ष पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। जब से नितिन की शहादत की खबर मिली है, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। नितिन के घर वालों को उनकी शहादत पर गर्व है। बहुत बहादुर लड़का था, उसने देश के लिए कुर्बानी की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अपनी जान दी। आतंकवाद की कोई जात धर्म नहीं होती, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। हम लोग सब नितिन की शहादत पर गर्व करते हैं। पूरा गांव, पूरा एरिया हम उन पर गर्व करते हैं। मेरा भाई नहीं, मेरा पूरा परिवार देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार है। मेरे दोनों भाइयों ने सेना में ट्राई किया था, उसमें से मेरा छोटा भाई सबसे पहले आ गया था। मैं चाहता हूँ मैं भी उसी तरह अपने भाई की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। हमारे जवानों पर हुआ ये आतंकी हमला बता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान किस कदर बौखला गया है। आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान की फौज भी बौखला गई है। आज पूरा देश इस शहीद के शहादत को सलाम कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन है। आर्मी से भी लोग खुश नहीं, गवर्नमेंट फेल हो गई है। मिलिटेंट भी आर्मी से खुश नहीं क्योंकि उनके बहुत से लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में उनका ये है कि पाकिस्तान की सेना जो है अपने को छिपाने के लिए बार बार अटैक करवा रही है। पिकेट के जितने भी जवान हैं उनको मैं सल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस फिदायन अटैक को नाकामयाब किया है और पाकिस्तान के मुंह पे एक जबरदस्त थप्पड़ मारा है। ये आरआर और बीएसएफ का कंबाइंड कैंप था। उन्होंने सोचा कि शायद बीएसएफ की पोस्ट कमजोर होगी और बीएसएफ पोस्ट से एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इतना बहादुरी से जवाब दिया कि उनको एंट्री नहीं करने दी, और जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अगर एंट्री हो जाती है तो उसके बाद संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी सेना अखनूर के छम्ब सेक्टर को लगातार निशाना बना रही है। इस सेक्टर में एलओसी पर बसे कई गांवों में पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और भारतीय फौज भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी से इन गांवों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान बार बार गोलाबारी करता रहता है हमारे रिहायशी इलाकों पर, तो हमको बार बार भागना पड़ता है। हम पूरी जिंदगी भर भाग ही रहे हैं। फिलहाल हमें यही बताया गया कि अपने गांव से थोड़ा सुरक्षित जगह पे चले जाएं, जहां पे हम सेव रहें। तो हमें अपने जवानों पे गर्व है और हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान आर्मी ने जो है स्मॉल आर्म्स, ऑटोमेटिक्स और मोटार के गोले दागे हैं और उसका जो है अप्रोप्रिएट रिस्पांस हमारी तरफ से दिया जा रहा है। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की तरफ से बीती रात घुसपैठ की कोशिश की गई। कुछ संदिग्धों को देखने के बाद बीएसएफ ने फायरिंग की, जिसके बाद यह घुसपैठ नाकाम हो गई। हमारे बंदा ने जो पैरा छोड़ के छानने में क्लियर करके फिर फायर किया, वो बंदे भाग गए। फिर सर्च किया तो एरिया क्लियर था हमारा। तो देखिए जवानों की संख्या और बढ़ेगी। अभी हम लोगों ने अपनी जो हमारी यहाँ की स्वाट टीम है जो स्पेशलिस्ट है सर्च ऑपरेशंस की, उनके साथ शुरू किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। सवाल है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। पाकिस्तान को अस्तित्व का खतरा है। उनको लग गया है कि अब ये सब हरकत करेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, इसलिए पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखा दिया गया है। पाकिस्तान से इस विषय में बातचीत की जाए, वर्ल्ड जनमत को, विश्व जनमत को भी आगाह भी किया जाए और उसको बताया भी जाए कि ये नए तरीके का युद्ध है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी टू आर्मी युद्ध नहीं होता। इसमें वो अपने घुसपैठिए ट्रेंड कर कर के भेजते हैं, वो युद्ध करते हैं इंडियन आर्मी के साथ। कुल मिलाकर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भारत से मुंह की खा चुका पाकिस्तान अब साजिशों का सहारा ले रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारत ऐसी साजिश रचने वालों से बदला लेना अच्छी तरह जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आतंकी हमले में शहीद हुए जवान नितिन यादव की उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी और हमारे देश के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर की उम्र 44 वर्ष है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक और बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट की उम्र 68 वर्ष है, 68 ईयर्स। सलमान खान 50 साल के हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 48 साल के हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि बीएसएफ के नितिन यादव के साथ हम इन लोगों का जिक्र क्यों कर रहे हैं और इनकी उम्र क्यों बता रहे हैं। आज इन लोगों की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज इन लोगों की आस्थाएं पाकिस्तानी कलाकारों के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के टूर पर निकल गई है। इनमें से कई को सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति करने का चस्का है तो किसी के अंदर पाकिस्तान के कलाकारों के प्रति सहानुभूति और गहरा प्रेम है। ये वो लोग हैं जिनकी भौतिक अभिलाषाएं छूट नहीं रही हैं। वो अभी भी और पैसा कमाना चाहते हैं, वो अभी भी और सीटें जीतना चाहते हैं, और वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, और राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं, और फिल्में हिट करवाना चाहते हैं। जबकि देश के लिए शहीद होने वाले नितिन यादव सिर्फ 24 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन जिन लोगों के नाम हम ले रहे हैं इनसे कुछ छूट नहीं रहा, ये सब कुछ पकड़ कर बैठे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को पाकिस्तानी कलाकारों के भारत छोड़ने पर कितना दर्द हो रहा है, लेकिन उरी में शहीद हुए 19 सैनिकों और अब नितिन यादव की शहादत से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की कोई फिल्म पाकिस्तानी कलाकारों के बगैर पूरी नहीं होती और ये लोग पाकिस्तान के कलाकारों का इस्तेमाल करके और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। यानी इन सब के लिए मनी फर्स्ट और कंट्री सेकंड है, यानी पैसा पहले आता है और देश बाद में आता है। अब आप ऐसा सोचिए, अगर हमारे देश के जवान जो सरहदों पर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अगर उन जवानों ने करण जौहर की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह, सलमान खान की तरह और महेश भट्ट की तरह सोचना शुरू कर दिया तो फिर इस देश का क्या होगा। वो जवान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका दिमाग भी जरूर चलता होगा, उनके दिमाग में विचार जरूर आते होंगे। अगर उन्होंने भी इसी तरह सोचना शुरू किया तो फिर क्या होगा। फिलहाल स्थिति यह है कि पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी अब बदला लेने की फिराक में हैं। वो भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज बॉर्डर और एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है। आप ये तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान को बातचीत की नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक वाली भाषा ही समझ में आती है। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान को सद्बुद्धि नहीं मिली है। सर्जिकल स्ट्राइक के सिर्फ 3 दिन के बाद ही पाकिस्तान आतंक फैलाने के अपने मुख्य एजेंडे पर वापस आ गया है। वो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, लेकिन हमारे ही देश के लोग पाकिस्तान का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन यहां कल वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का जिक्र करना आज जरूरी है, क्योंकि कल वाघा बॉर्डर पर हुई इस सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान के दर्शकों की तरफ से भारत के लोगों की तरफ पत्थर फेंके गए और भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। इस तरह की घटनाओं से पाकिस्तान के चरित्र और सोच का पता चलता है। वसुदैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली संस्कृत का एक मशहूर श्लोक है और यह श्लोक भारतीय लोगों की आत्मा है। यहां तक कि जी मीडिया की टैगलाइन यानी आधार वाक्य भी वसुदैव कुटुंबकम ही है। यानी हम भारतीय पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं और संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वसुदैव कुटुंबकम की धारणा भारतीय संस्कृति की तरफ से दुनिया को दी गई अनमोल देन है और यही वजह है कि भारत में दुनिया भर की संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिलन होता है। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। हम सभी को आत्मसात कर लेते हैं, खुद में मिला लेते हैं और कोई कलाकार, नागरिक और व्यक्ति किसी भी देश का हो, भारत में उसे सिर्फ अपनापन और सम्मान ही मिलता है। ऐसा ही अपनापन हम भारत में आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों, खिलाड़ियों और व्यापारियों के लिए भी दिखाते हैं और ऐसा आपने इससे पहले देखा भी होगा। लेकिन जब कोई देश भारत से सिर्फ दुश्मनी निभाना चाहता हो, भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता हो, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जिस देश की वजह से भारत के सैनिक सरहद पर शहीद होते हो और जो देश भारत की हजारों परेशानियों की वजह बन जाए, उस देश को और उस देश के खिलाड़ियों, कलाकारों और व्यापारियों को भारत अपने परिवार का हिस्सा
कैसे मान सकता है? और यह कैसे हो सकता है कि हमारे देश का एक हिस्सा यानी हमारे फौजी जवान उस देश से लड़ते रहें और एक दूसरा हिस्सा उसी देश के साथ दोस्ती करता रहे, व्यापार करता रहे, उस देश के लोगों के साथ मिलकर अपनी जेबें भरता रहे, पैसा कमाता रहे। इन दिनों हमारे देश में यह बहस छिड़ी हुई है कि हमें पाकिस्तान से आने वाले खिलाड़ियों, कलाकारों और व्यापारियों के प्रति नाराजगी दिखानी चाहिए या फिर नहीं। कई बुद्धिजीवी ये तर्क दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों की आतंकवाद फैलाने में कोई भूमिका नहीं है और अगर इन लोगों को भारत आने से रोककर पाकिस्तान का इलाज नहीं किया जा सकता, अगर इन लोगों को हमने रोक भी दिया तो इससे आतंकवाद कम होने वाला नहीं है। ये बात सही है कि सिर्फ इन लोगों पर रोक लगाकर आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस विषय में कुछ भी सोचने से पहले हमने अपने देश के उन जवानों के बारे में हमें सोचना होगा जो सरहद पर खड़े रहते हैं और पूरे देश की रक्षा करते हैं, और यह सोचना होगा कि जब उन तक ये खबरें पहुंचती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा। हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के इस माहौल में पाकिस्तान के कलाकारों को डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे हमारे देशभक्त जवानों को वैचारिक चोट लगेगी, इससे हमारे जवानों का मनोबल टूटेगा, उनका दिल टूट जाएगा। पाकिस्तानी कलाकारों को डिस्काउंट देने वाले लोग भारतीय सैनिकों के साथ एकजुटता की भावना को नजरअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश जिसके डीएनए में भारत के लिए सिर्फ नफरत भरी है, उस देश के कलाकारों और खिलाड़ियों का भारत में स्वागत करके ये जताने की कोशिश नहीं की जा सकती कि सब कुछ ठीक ठाक है। देश की जनता और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से हमारा आज का सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों का बोझ सिर्फ सैनिकों के कंधों पर ही क्यों होना चाहिए? सरहद पर पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहा एक सैनिक खुद से यह सवाल जरूर पूछता होगा कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी का भार सिर्फ वही क्यों उठा रहा है, जबकि हमारे देश में इसी माहौल में भी फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग आराम से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ गठबंधन करके फिल्में बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी फिल्मों को हिट करने के बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ अपने कारोबार के बारे में सोच रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध एक सैनिक का निजी युद्ध नहीं है, यह दो देशों के बीच का युद्ध है, और दो देशों का मतलब होता है दोनों देशों के लोग भी उसमें शामिल हैं। सरहद पर देश की रक्षा में तैनात कोई सैनिक सिर्फ आपके लिए ही दुश्मन को मारता है और आपके लिए ही जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे देता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। भारत के फिल्म उद्योग से जुड़े जो लोग पाकिस्तानी कलाकारों की पैरवी इस वक्त कर रहे हैं और फवाद खान जैसे कलाकारों के पाकिस्तान जाने का दुख मना रहे हैं, आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी सैनिक ने कभी ये पूछ लिया कि जिस वक्त मैं एलओसी पर अपनी जान दे रहा हूं, ये लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्में बनाकर पैसा क्यों कमा रहे हैं, हमारे सैनिकों के मन में अगर कभी ये बात आ गई कि देश के लिए सिर्फ अकेले वही बलिदान क्यों करें जबकि तमाम लोग अपने अपने कारोबार में मगन हैं, तो सोचिए क्या होगा। अगर हमारे सैनिकों ने भी सरहद पर पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को ऐसा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो फिर आप सबका, हम सबका क्या होगा? क्या इस भावना के साथ हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रह पाएंगी? यकीन मानिए, ऐसा भाव आ गया तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए एक बात जो आज आपको समझनी चाहिए वो ये है कि देशभक्ति और बलिदान सिर्फ एक सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है, देश के आम लोगों को भी आपातकाल और विशेष परिस्थितियों में अपने अपने हिस्से का बलिदान करना पड़ता है। आपसे या फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो देश के लिए जान देंगे। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप भी जाकर वहां लड़िए, लेकिन ऐसे तमाम लोग कम से कम पाकिस्तान और वहां की कलाकारों के साथ, वहां के कलाकारों और वहां के खिलाड़ियों के साथ देने की बजाय भारतीय सेना का मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। इसे अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते। हिंदी शायद उन्हें वो फिल्में तो हिंदी में बनाते हैं लेकिन बात अंग्रेजी में करते हैं, इसलिए अंग्रेजी में उनके लिए एक शब्द बता रहे हैं, उस शब्द को कहते हैं सॉलिडेरिटी। वो देश के साथ और भारत की सेना के साथ सॉलिडेरिटी तो दिखा ही सकते हैं, और इस शब्द की परिभाषा करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान और ओम पुरी जैसे तमाम लोगों को एक बार फिर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्हें फवाद खान जैसे कलाकारों की पाकिस्तान वापसी का तो बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन इन्हें हमारे देश के जवानों की शहादत का दुख नहीं होता। और परेशान करने वाली बात यह भी है कि भारत में यानी हमारे इसी देश में
अगर किसी फिल्म के 4 सीन काट दिए जाएं तो लोग एकजुट हो जाते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, लोग इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, लोग ये कहने लगते हैं कि यहाँ वैचारिक आजादी खत्म हो चुकी है अगर किसी फिल्म से 4 सीन कट जाएं। पूरे देश में शोर मच जाता है और टेलीविजन पर बौद्धिक बहस शुरू हो जाती है अगर 4 सीन कट जाएं किसी फिल्म से। लेकिन अगर भारतीय सेना के जवानों के सर कट जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शोर नहीं मचाता, सब आराम से अपना जीवन और अपना कारोबार चलाते रहते हैं। और आज यही सवाल हम बार बार आपसे और इस देश के तमाम लोगों से कर रहे हैं कि अगर हमारे देश के सैनिकों ने जो इस वक्त सरहद पर पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ाई कर रहे हैं, अगर सैनिकों ने करण जौहर, सलमान खान और अरविंद केजरीवाल की तरह सोचना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। आज हमारे पास आपके लिए कुछ उदाहरण हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। 1980 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था तब अमेरिका ने उसे अपनी सेनाएं हटाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था, और जब रूस ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक्स का बहिष्कार कर दिया था, यानी वो उसके खिलाड़ी मॉस्को ओलंपिक में नहीं गए थे। इसके बाद 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक्स का रूस ने बहिष्कार कर दिया था। रूस ने कहा था कि अमेरिका में रूस विरोधी भावनाओं की वजह से वो इन खेलों में हिस्सा नहीं लेगा। इसे अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहते हैं। यानी इन दोनों देशों ने खेल भावना से ऊपर राष्ट्र भावना को जगा दी और अपनी टीमों को एक दूसरे के देश में नहीं भेजा, ये फैसला कर लिया। जबकि हमारे यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात की पैरवी करते हुए नहीं थकते कि खिलाड़ियों और कलाकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसे खिलाड़ी और ऐसे कलाकार जो भारत आकर कमाई करते हैं और फिर अपने देश वापस जाकर ये कहते हैं कि उनका देश उनकी पहली प्राथमिकता है और आतंकवाद पर कोई बयान नहीं देते, ऐसे कलाकार, ऐसे पाकिस्तानी कलाकार एक तरह से भारत की संस्कृति और भारत की सहनशीलता का अपमान करते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकारों ने ऐसा ही किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला, आतंकवाद के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और ना ही उरी में शहीद हुए जवानों के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई। जबकि भारत में फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भारतीय सेना की बजाय पाकिस्तानी कलाकारों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आप सोचिए कि अगर भारतीय सेना के जवानों ने करण जौहर, महेश भट्ट और सलमान खान की तरह सोचना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। अगर उन्होंने भी मनी फर्स्ट कंट्री सेकंड की पॉलिसी अपना ली तो फिर क्या होगा। इस विचार को और आगे बढ़ाने से पहले पाकिस्तानी कलाकारों की वकालत करने वाले लोगों को फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का एक बयान आज हम सुनाना चाहते हैं। नाना पाटेकर को आप सब जानते होंगे। नाना पाटेकर ने अपने इस बयान में साफ कहा है कि सरहद पर तैनात जवानों से बड़ा कोई और हीरो इस देश में हो ही नहीं सकता। नाना पाटेकर ने यह भी कहा है कि फिल्मी लोग नकली और मामूली लोग हैं, उनके बयानों को देश की राय नहीं माना जा सकता और जब दो देशों के बीच जंग के हालात हों तो फिर भारत के फिल्मी सितारों को भारत का पक्ष लेना चाहिए, ना कि पाकिस्तानी कलाकारों का। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलाकार ऐसा कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। नाना पाटेकर की बात आज आप सबको और खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के उनके साथियों को ध्यान से सुननी चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। एक पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो वो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं। लेकिन देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। क्या चाहिए बताओ। ग्रेट है, मी म्हटलं ना आमचे खरे हीरो जे आहेत, हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, थैंक यू।
नाना पाटेकर ने आज आपको एक इशारा किया है और नाना पाटेकर ने आपसे ये कहा है, उन्होंने इशारा किया है कि आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, वो मामूली लोग हैं। और उन्होंने साफ आपको ये भी कहा है कि इस देश का जो सबसे बड़ा हीरो है वो इस देश का सैनिक होता है। अब आप सोचिए कि जो लोग फवाद खान के वापस पाकिस्तान चले जाने से दुखी हैं, उन्हें दर्द हो रहा है, क्या उन्होंने कभी उरी हमले में मारे गए 19 शहीदों के परिवारों का दुख बांटने की कोशिश की है? जो 19 सैनिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनका दर्द उन्होंने महसूस किया है? फिल्मों में सेंसर के दौरान कुछ कट्स लग जाने से जिन लोगों की आजादी और अभिव्यक्ति खतरे में पड़ जाती है, क्या उन लोगों ने कभी दुश्मन की गोलियां अपने सीने पर झेलने वाले जवानों के प्रति ऐसे ही इसी अंदाज में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं? ऐसे लोगों को और किसी से नहीं तो कम से कम फवाद खान से ही कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि फवाद खान ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले यही कहा कि उनके लिए उनका देश यानी पाकिस्तान पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। पाकिस्तानी कलाकारों को देश से बाहर भेजने का विरोध करने वाले लोगों को अब हम आंखें खोल देने वाली एक बात बताएंगे। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि पाकिस्तानी कलाकार जो पैसा भारत में कमाते हैं, उसके एक हिस्से का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ होता है। पाकिस्तान से आने वाले कलाकार और खिलाड़ी भारत से पैसा कमाकर उसका एक हिस्सा टैक्स के तौर पर पाकिस्तान की सरकार को चुकाते हैं, यानी उसका एक हिस्सा टैक्स के तौर पर पाकिस्तान की सरकार ले लेती है। फिर इसी पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार इन्हीं आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, और फिर आप ही के पैसों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले ये आतंकवादी आप ही के देश यानी भारत में घुसकर आम लोगों और सैनिकों की जान ले लेते हैं। यानी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में दिया गया पैसा एक तरह से गोली बनकर सीधे भारत के ही सैनिकों के सीने पर लगता है। मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं होते और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के कलाकारों और खिलाड़ियों को भारत में काम करने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। और अगर फिर भी ये कलाकार और खिलाड़ी भारत में काम करने के इतने ही इच्छुक हैं, तो ये लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनका पूरा स्वागत है। फिल्मों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, ये दो ऐसे लम्हे होते हैं जब भारत के लोगों की रगों में देशभक्ति दौड़ने लगती है। क्रिकेट मैच के दौरान जब कोई भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाज की गेंदों पर छक्के और चौके मारता है, तो हमें वो गेंदें तोप के गोलों जैसी नजर आने लगती है, सीना चौड़ा हो जाता है। इसी तरह जब किसी फिल्म में हीरो पाकिस्तान के आतंकवादियों या फिर वहां की सेना को हराता है, उन्हें मारता है, तो हम सिनेमा हॉल की कुर्सी पर बैठकर देशभक्ति की भावना वाली पेटी बांध लेते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं। हमारा मन देशभक्ति की उड़ानें भरने लगता है। जब हमारा हीरो बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ाई लड़ता है, तो हमारे देश में मौजूद पॉपकॉर्न भी हमें बंदूक की गोलियों जैसे लगने लगते हैं। दर्शकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वही दुश्मन पर फायरिंग कर रहे हैं और दुश्मन से जंग जीत रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह फिल्म खत्म होती है और हमारे देश के लोग सिनेमा घरों से बाहर आते हैं, वो अपनी इस देशभक्ति को कुर्सी के नीचे रखी गई खाली ट्रे में छोड़कर आ जाते हैं। सिनेमा हॉल से बाहर आते ही देशभक्ति भी फिल्म के उस टिकट की तरह हो जाती है जो अब किसी काम की नहीं, उसे आप अपनी जेब से निकालते हैं और फिर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। हमें लगता है ऐसी देशभक्ति असली देशभक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ फैशन का एक दिखावा है जो आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से आता है और जाता है। जो किसी फिल्म में इंटरवल से पहले धीरे धीरे परवान चढ़ती है, फिर इंटरवल के दौरान कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खरीदने वाली लाइन में लग जाती है और इसके बाद अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचकर रेस्टोरेंट में खाना खाकर रात को सोने चली जाती है, ये ऐसी देशभक्ति है। फिल्मों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, ये दो ऐसे लम्हे होते हैं जब भारत के लोगों की रगों में देशभक्ति दौड़ने लगती है। क्रिकेट मैच के दौरान जब कोई भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर की पिटाई करता है, तो आपने देखा होगा क्या होता है। ये दो सीन आज हमने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि जब आप तालियां बजाकर आए थे तो आपकी रगों में कितनी देशभक्ति दौड़ी थी और फिर कितनी जल्दी आप वो सब भूल गए। लोगों को ऐसा लगता है कि हीरो उन्हीं के मन की बात कह रहा है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद हम देश के असली हीरोज यानी उन जवानों का दर्द और पराक्रम भूल जाते हैं जो सरहद पर दुश्मन को हैप्पी एंडिंग नसीब नहीं होने देते और कई बार इस कोशिश में अपनी जान देश पर न्यौछावर कर देते हैं। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि हमारे देश के जवानों के पास रीटेक का
कोई मौका नहीं होता। ये जो एक्टर्स आप देखते हैं ये तो बार बार रीटेक्स देते हैं, इनके पास रीटेक का मौका होता है, लेकिन हमारे सैनिकों के पास नहीं होता, क्योंकि जंग के मैदान में दुश्मन भी असली होता है, दुश्मन की बंदूक से निकली गोली भी असली होती है, और शरीर से बहने वाला खून भी असली होता है, और जब जान जाती है और मौत आती है वो मौत भी असली होती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी फिल्म को देखते हुए देशभक्ति की भावना में डूब जाएं, तो उसे संजोकर रखें और जरूरत पड़ने पर देश हित में उसका इस्तेमाल करें। और वो समय अब आ चुका है जब आपको अपनी देशभक्ति की इस भावना का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। ना सिर्फ यहां से कि आपने अपनी एक डीपी बदल दी, आपने फेसबुक के जरिए अपनी फोटो बदलकर तिरंगा लगा दिया या फिर कुछ कविताएं शेयर कर ली। इससे आगे बढ़िए।